बेटा 2024 के सेट नंबर 4 को हम लोग सीख रहे थे, उसी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करना है। कभी व्यापक हल पूछा जाता है, कभी विशिष्ट हल पूछा जाता है। व्यापक हल का मतलब बेटा उसमें स्वैच्छ अचर होगा, ठीक है, स्वैच्छ अचर या आर्बिट्ररी कांस्टेंट वहाँ पर होगा। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे? जितनी उसकी आर्डर होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी आर्डर है जनरल सॉल्यूशन में, व्यापक हल में उतने स्वैच्छ अचर होते हैं, उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। और जो ये विशिष्ट हल है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कोई भी स्वैच्छ अचर नहीं होता है। बस इतना ही अंतर है कि व्यापक हल में क्या होता है बेटा, स्वैच्छ अचर होते हैं। कितने होते हैं? जितनी उसकी आर्डर है। और विशिष्ट हल में कोई भी स्वैच्छ अचर नहीं होता। अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसके स्वैच्छ अचर में इसके विशिष्ट हल में कितने स्वैच्छ अचर होंगे। पूछ लिया जाएगा कि विशिष्ट हल में कितने स्वैच्छ अचर होंगे, ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? जीरो वाला, क्योंकि विशिष्ट हल में कितने स्वैच्छ अचर होते हैं? जीरो। ओके, तो यहाँ विशिष्ट हल ज्ञात करना, इसमें कंडीशन दे दी जाती है, एक्स और वाई की वैल्यू दे दी जाती है। इससे हम जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट स्वैच्छ अचर मान लिखे होते हैं उसकी वैल्यू निकाल के रख दिया जाएगा। ठीक, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कि ये किस टाइप से है। तो देख रहे हैं कि ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो। यहाँ फैक्टर अपने आप हुए हैं। यहाँ जो ब्रेकेट लिखे हैं इसके अंदर जो फैक्टर लिखा है बेटा, या तो केवल एक्स का फंक्शन हो या केवल वाई का, सभी जितने भी यहाँ ब्रेकेट्स हैं। अब देखें यहाँ ब्रेकेट के अंदर जो फंक्शन लिखा है तो एक्स और वाई दोनों का है। एक्स और वाई को अलग अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है, गुणनखंड के रूप में, फैक्टर के रूप में, प्लस में तो है अलग अलग, लेकिन इस पूरे ब्रेकेट के अंदर पूरा ब्रेकेट चेक होता है बेटा, क्योंकि फैक्टर ये पूरा ब्रेकेट कहलाएगा। ये पूरा ब्रेकेट यहाँ एक फैक्टर है। ये एक्स वाई दोनों का फंक्शन है, अर्थात सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं होगा। अब होमोजीनियस देख लो। होमोजीनियस में हमने लिखा है कि अगर एलजबरा है तो एलजबरा में सभी पदों की घातें समान होनी चाहिए, और यहाँ तो एलजबरा ही लिखा हुआ है। ठीक है, देखें सभी पदों की घातें यहाँ पर कितनी दिखी हुई हैं। इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो सभी पदों की घातें समान आ गई, मतलब ये होमोजीनियस आ गया। ठीक, अब होमोजीनियस आ गया तो यहाँ से चाहो तो डी वाई डी एक्स निकाल लो, या डी एक्स डी वाई जो आसान है वो निकाल सकते हो। ठीक, तो मैंने डी वाई डी एक्स निकाल लिया। इसको इधर भेज दें, इतना सभी बच्चे निकाल लेंगे कि इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर डी वाई डी एक्स चाहिए तो क्या करोगे? डी एक्स से डिवाइड कर दो। हालांकि भाग नहीं होता, मैंने पहले बताया इन दोनों के बीच डिवाइड नहीं है, भाग का चिन्ह नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक, कि हमें यहाँ पर डी एक्स नीचे लाना है तो डी एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक, अब तो डिवाइड डी एक्स ये लाइन तो सभी बच्चे आराम से निकाल लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको पक्षांतर करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर क्या आ गया? माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब डी एक्स को इधर ला रहे हैं तो बट्टे में जाएगा। ठीक, और ये पूरा पोर्शन एक्स प्लस वाई दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो बट्टे में जाएगा। ये इतना हो गया। यहाँ भी अंश बट्टे हर में आ गया। जब भी अंश बट्टे हर आ जाएगा एलजबरा में बेटा, अगर एलजबरा में अंश बट्टे हर लिखा है तो देख लेना यहाँ इसमें सभी पदों की घातें एक है ना, तो एक्स पावर 1 का हम बाहर गुणा कर देंगे और अंदर एक्स पावर 1 का सभी पदों में भाग कर देंगे। इसी तरह से यहाँ सभी पदों की घातें एक हैं तो बाहर हम एक्स पावर 1 का मल्टीप्लाई कर दें और ये अंदर एक्स पावर 1 का सभी पदों में डिवाइड कर दें। हमने डायरेक्ट सरल करके लिख दिया है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो यहाँ से समझ लें, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये भी 1 आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये हमने यहाँ कैंसिल करके आगे लिख दिया, इस माइनस को अंदर भेज दिया है। बाहर रहना है बाहर रखो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ढंग से लिख लिया गया। इतना लिखने के बाद हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्विंग में देखें, अगर डिवाइड डी एक्स लिखे हैं तो हमें क्या रखना पड़ता है? y बराबर वी इंटू एक्स। बी यहाँ एक न्यू वेरिएबल बेटा, यहाँ y है ना, तो y बराबर न्यू वेरिएबल इंटू एक्स, जो अपर वेरिएबल है बराबर न्यू वेरिएबल इंटू लोअर वेरिएबल। अब तुरंत यहाँ से y अपान एक्स निकालने इक्वल टू वी आ गया। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। हम तो यहाँ पर इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखे हैं क्वेश्चन में, लेकिन आप लोग पेपर में इस स्टेप के बाद डायरेक्ट यही स्टेप लिख दिया करना। तो देखें यहाँ y बराबर मैंने t इंटू एक्स लिखा है, v नहीं लिखा, t लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे v लिख लो चाहे t लिख लो। मैंने जानबूझ के बदला है कि बच्चे ये ना रटें कि हाँ v ही लिखें, कोई और नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है।
तो y अपान एक्स इक्वल टू टी आ गया। अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करना तो इसका करना, डी बाई डी एक्स आपको आए, यहाँ डी बाई डी एक्स बन गया, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दिया गया। तो पहले का डिफ्रेंसिएशन दूसरा वैसे आ गया, पहला और इंटू में दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, इसकी वैल्यू 1 आ गई। लेकिन पेपर में ये स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बताऊँगा, डायरेक्ट वही स्टेप यूज करना। तो इम्प्लाइज दैट डिवाइड डी एक्स बराबर इतना आ गया। बेटा पेपर में यही स्टेप यूज करना सीधे, ठीक है। पहली स्टेप तो ये रहेगी, यहाँ पर हमने इसको माना, ये पूरा रहेगा यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद डायरेक्ट इस स्टेप के बाद सीधे ये स्टेप लिखना। इतना लिखने के बाद सीधे ये स्टेप लिखना, वेरिएबल जो भी हो, वी हो या टी हो, उसको लिखना। पूरी बीच वाली स्टेप मत दिखाएं, लेंथी होता जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी लेंथी हो जाता है। अब ये वैल्यू डिवाइड डी एक्स के प्लेस पर मैंने इतना वैल्यू रख दिया LHS में, देख रहे हैं, डिवाइड डी एक्स के प्लेस पर वैल्यू रखी गई है, और y अपान एक्स के प्लेस पर हमने क्या बना दिया, t। तो ये इतना आ गया बेटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको डी टी डी एक्स वाले टर्म को इधर रखेंगे, इस टी को इधर लाएं, और एलसीएम वगैरह लेकर के, सभी बच्चों को एलसीएम लेना आता है, मैंने एलसीएम लिया, पूरा सिंप्लीफाई किया, ठीक। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ -1 कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर डी टी डी एक्स लिखा है बेटा, और यहाँ पर देखो टी और एक्स बना हुआ है, तो टी के जितने भी यहाँ फैक्टर्स हैं वो सब डी टी के साथ जाएंगे। डी टी इधर है ना ऊपर, तो इधर ही रहने दो, डी एक्स को इधर ले आना। अब देखो ये फैक्टर कहाँ लिखा है, अंश में लिखा है, इधर आएगा तो हर में हो जाएगा। ये फैक्टर हर में लिखा है, इधर जाएगा अंश में हो जाएगा, डी टी हो गया। ये यहाँ कहाँ लिखा है, अंश में, दूसरी तरफ जाएगा, हर में चला जाएगा, ये -1 नहीं रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना बेटा, दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन की कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। देखो ये अलजबरा लिखा है, तो अलजबरा में अपान में यहाँ क्या लिखा है, बटे में यहाँ पर 1 + t² लिखा है, अंडर रूट तो लगा नहीं है, दो पद हैं बेटा, या यहाँ से मैच हो रहा है। ये फार्मूला हमारा मैच होता दिख रहा है, लेकिन पूरा नहीं मैच हो रहा है, यहाँ ऊपर 1 होना चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर आ गया है लीनियर अपान क्वाड्रेटिक टाइप। क्या आ गया बेटा, अलजेब्रा में लीनियर अपान क्वाड्रेटिक। लीनियर की पहचान मैंने क्या बताई आपको, ax + b, इसका मतलब कांस्टेंट इंटू वेरिएबल पावर 1 प्लस कांस्टेंट, ये क्या कहलाता है, लीनियर। तो देखें यहाँ कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, यहाँ t है, 1 इंटू टी पावर 1 प्लस 1 लिखा, तो ये लीनियर अपान क्वाड्रेटिक आ गया है। और लीनियर अपान क्वाड्रेटिक की कंसेप्ट सभी बच्चे जानते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। मैंने पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को नोट कराए हैं, और नहीं नोट कराए हैं तो नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, ये अरेंज मैनेज एल्जेब्रा के लिए पॉइंट्स है। पहला तो है 1 अपान क्वाड्रेटिक, अगर इस तरीके से आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका, इसका एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 6 में इसका एप्लीकेशन बताया है, ठीक। और लीनियर अपान क्वाड्रेटिक का भी पूरा एप्लीकेशन वहाँ मैंने बताया, इन दोनों फार्मूले का एप्लीकेशन आपको लेक्चर नंबर 6 में अच्छे से बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखें बेटा, लीनियर अपान क्वाड्रेटिक का एक स्पेशल केस है कि यहाँ लीनियर अपान क्वाड्रेटिक अगर इस तरह से लिखा है, ऊपर 1 + -b या 1 + -x आ जाए, और नीचे 1 + x पावर 2 या 1 + b पावर 2 आ जाए, तो इसको अलग अलग कर लेना। 1 अपान इतना अलग कर लो, और +-b अपान यहाँ से आपको सरल पड़ जाएगा। कैसे सरल पड़ जाएगा, क्योंकि इसका तो आपके पास सीधा फार्मूला है, इसका तो tan इनवर्स v वाला फार्मूला जानते हैं ना, ये फार्मूला लग जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे ये वाला दूसरा वाला, इसका तो कोई फार्मूला नहीं है अलजेब्रा में, लेकिन इसके हर का, यहाँ इसका अवकलन ऊपर दिया है, क्योंकि v² का अवकलन कितना होता है, 2v होता है। तो यहाँ हम 2v बना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ 2v बना लेंगे, जिससे आसान हो जाए फ्रैक्शंस, और जो भिन्न है उससे हम बच सकें। तो बस सभी को समझ में आ गया बेटा, अलजेब्रा में लीनियर अपान क्वाड्रेटिक आ गया, तो मेन ये कंसेप्ट है। और ये स्पेशल केस है कि अगर ऊपर लीनियर में 1 + -b टाइप का, 1 मतलब कोई कांस्टेंट होगा, 1 होगा या कोई कांस्टेंट हो गया, यहाँ 1 होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर हम कोई अदर कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक। यहाँ लीनियर रहेगा, ऊपर ये 1 हो कोई ज़रूरी नहीं है, ऊपर क्या रहेगा, लीनियर, यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अपान में यहाँ v² का टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म का टर्म होगा, v² और कांस्टेंट वाला टर्म होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने 1 लिख दिया क्योंकि ज़्यादातर यही आता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लीनियर में क्या होगा, इस प्लेस पर क्या होगा, 1 के अलावा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जरूरी नहीं 1 हो। यहाँ भी इंटू में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और यहाँ v² के इंटू में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कोई भी हो सकता है। बस केवल यहाँ कौन सा पावर 1 वाला टर्म गायब है, ये पावर 1 वाला टर्म यहाँ पर गायब है। अगर इस तरीके से आ जाएगा तो इसमें ये हिस्सा 1 अपान 1 + v² वाला हिस्सा अलग कर लें, और दूसरा वाला हिस्सा अलग कर लें, इसमें इस प्रतिस्थापन लग जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन, इसका अवकलन ऊपर हमें मिल रहा है, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा। ज़्यादातर यही मिलता है, इसलिए मैंने यही लिखा है। तो अभी आप लोगों ने कंसेप्ट सीखा, यहाँ पर देखें,
इससे इससे मैच हो गया ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/1 + t² अलग कर लिया और यहाँ t/1 + t² अलग कर लिया। dt तो दोनों के साथ चला जाएगा क्योंकि dt ऐसे बाहर लिखा बेटा, यहाँ dt का गुणा है। ठीक, अब देखो इसका अवकलन करोगे तो 2t आएगा और यहाँ बराबर लगा, मतलब LHS भी है और RHS भी। अगर हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें तो हमारी कैलकुलेशन बाद में सरल हो जाए, क्योंकि यहाँ हमें 2t की जरूरत है। इसका अवकलन 2t आ रहा है, हर का अवकलन अंश में दिया गया है। ये मैंने आप लोगों को प्रतिस्थापन में बताया कि अगर अंश बटे हर लिखा है तो हम देख लें कि कहीं हर का अवकलन अंश में तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो प्रतिस्थापन विधि लग जाती है, बताया गया है यहाँ। ये पेज की कंसेप्ट आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसका अवकलन 2t होता, ऊपर t मिल रहा है, बस खाली 2 की कमी है, तो 2 का हम दोनों तरफ गुणा कर दे रहे हैं। उसके बाद हम समाकलन करेंगे। ठीक है, पहले पूरा अरेंज कर लो, अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे और स्वेच्छाचार जोड़ेंगे। इसके बाद हमें वही दोनों पक्षों का समाकलन करना है। ये जो केस आपको इंटीग्रेशन का बताया गया, इस तरह से हमें खूब क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। जो मैंने यहाँ स्पेशल केस बताया है इससे रिलेटेड खूब क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह बना दिया गया है। इंटीग्रेशन का सभी टर्म में मैंने अलग अलग भेज दिया बेटा, क्योंकि आप लोगों को बताया है ना कि इंटीग्रेशन fx ± gx अगर होता है तो सभी टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है। डायरेक्ट सभी टर्म का इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग कर दिया, यहाँ कांस्टेंट जोड़ दिया जहाँ c स्वेच्छाचार है। अब इसमें ये 2 बाहर निकाल लो, क्योंकि हमारे पास 1/1 + t² का फार्मूला है। यहाँ तो ये पूरा रहने दो, इसमें इसका अवकलन ऊपर दिया तो किनारे यहाँ दिखाया जाएगा, लिखा जाएगा फेयर वर्क। माना 1 + t² बराबर एक नई वेरिएबल मैंने z ले लिया, इसका अवकलन करेंगे तो इसका तो 0 हो गया, t² का 2t हो गया, t का dt हो गया और z का dz हो गया। ठीक, तो इसके प्लेस पर यहाँ पर 1 + t² के प्लेस पर क्या बन गया, देखेंगे z बन गया और इस प्लेस पर dz बन गया। इसमें ऐसे पेंसिल से एरो बना दिया करना एग्जाम में, जिससे मालूम रहे, क्योंकि इतने हिस्से में ही मैंने इसको अप्लाई किया है, यहाँ तो नहीं अप्लाई हुआ है, इतने हिस्से में अप्लाई हुआ है। तो इसको ऐसे हल्का सा पेंसिल से एरो बना देना। अब यहाँ इसका फार्मूला लग गया तो सीधा इंटीग्रेशन का फार्मूला 1/1 + t² के प्लेस पर क्या आ गया, tan 1t आ गया। यहाँ लिख दिया मैंने फार्मूला कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या है, tan 1x + c। और यहाँ पर dz/z का जानते हो, 1/x dx का क्या होता है, log मॉड्यूलस x + c, तो इसके प्लेस पर log मॉड्यूलस z आ गया। यहाँ पर 1/x सीधे यही फार्मूला है, तो 2 × log मॉड्यूलस x = c। तो देखिए बेटा, यहाँ log है और यहाँ log है, जब भी log आएगा तो आपको log m + log n के फार्म में सेट करना है। log m + log n के फार्म में सेट करना, या माइनस है तो माइनस के, यहाँ log के पहले प्लस होना, ठीक, यहाँ log के पहले 2 है तो इसको पावर में भेज दें। log के पहले कोई संख्या आ गई तो इसे पावर में भेज दें। क्यों पावर में चली जाएगी, क्योंकि log a/b का फार्मूला क्या होता है, b × log a। ये फार्मूला कि यहाँ पर b का इंटू है तो इसको हम यहाँ कहाँ भेज दिए, पावर में चला गया ये, तो इस 2 को पावर में भेज दें। तो log मॉड्यूलस x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, 2 tan 1t और log मॉड्यूलस, अब यहाँ z की वैल्यू रख दें, जो z आपने माना था, z किसको माना था, 1 + t², उसकी वैल्यू रख दें, प्लस log, यहाँ पर फार्मूला हमने समझाया आप लोगों को कि ये मॉड्यूलस ऑफ x का होल पावर n है अगर, तो बराबर लिख सकते हो x पावर n का मॉड्यूलस, मतलब ये पावर n अंदर आ जाएगी। तो ये पावर 2 हमने यहाँ पर ये बाहर लिखी है ना, मॉड्यूलस x होल पावर 2, तो इस पावर 2 को यहाँ अंदर भेज दें। ये फार्मूला होता है बेटा, मॉड्यूलस ऑफ x होल पावर n बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ x पावर n। अब देखें ये log m + log n टाइप का हो गया, तो log m × n यहाँ हमने अप्लाई कर दिया। और मॉड्यूलस में जानते हो कि मॉड्यूलस a × मॉड्यूलस b बराबर क्या होता है, मॉड्यूलस a × b। तो डायरेक्ट हम इस मॉड्यूलस को यहाँ बाहर लिख लेंगे। इस मॉड्यूलस को देखें बाहर लिख लिया गया, पूरे से बाहर लिख लिया गया। ठीक है, बीच वाला मॉड्यूलस हट गया। ये 1 + t की वैल्यू रख दें बेटा। t की वैल्यू क्या थी, y/x नंबर 2 में लिखा हुआ है, जब हमने माना था y = t × x, वहीं ये चीज़ दिखा दिया था। तो t के प्लेस पर y/x रख दें और ये ब्रैकेट बंद कर दें। बाहर देखें यहाँ x² का इंटू है, क्योंकि मॉड्यूलस बाहर निकाल चुके हो। इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, x² का यहाँ इंटू करेंगे तो x² आएगा, यहाँ इंटू करेंगे तो x² कैंसिल हो गया, y² आ गया। ये नंबर दे दें इसको। अगर व्यापक हल पूछा गया होता तो मेरा यहाँ आंसर हो गया था। उन्होंने विशिष्ट हल पूछा है, x और y की वैल्यू दी है तो इसी में वैल्यू रखी जाएगी। इसको हमें घेरना नहीं बेटा, क्योंकि हमारा आंसर आगे आएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए घेर दिया कि मान लें हमें x और y की वैल्यू ना दी होती, कहा क्वेश्चन में दे दिया जाता कि हल करो, तो यही आंसर हो गया था। चूंकि x y की वैल्यू दी है तो हमें c की वैल्यू निकाल के रखनी है। तो यहाँ लिख दिया प्रश्न के अनुसार y = 1 जब x = 1, ये हमें प्रश्न में दिया है।
अतः समीकरण का 4 के प्रयोग से, मतलब यहाँ पर x और y की वैल्यू रख दें। y बराबर 1, x बराबर 1 रखते चले गए। देखेंगे इसमें tan इनवर्स 1 की वैल्यू सभी बच्चों को मालूम है π/4 होती है, और यहाँ ये log 2 आ गया, मॉड्यूलस 2 मतलब 2 हो गया। तो c की वैल्यू आ गई π/2 प्लस log 2। अब इस c की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, वही आंसर हो जाएगा बेटा। लास्ट में लिख देंगे कि c का मान समीकरण 4 में रखने पर। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर बेटा यहाँ अगर आप लोग देखें कि इसमें इंटीग्रेशन हमें कौन सी कंसेप्ट सीखना था, ये कंसेप्ट सीखना था, और कुछ भी यहाँ नया नहीं था, और सब वही फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन, वो तो सब डायरेक्ट फार्मूला लगता चला गया। सिर्फ यही स्पेशल टाइप पहचानना ही हमारा मेन वर्क था। देखें सी की वैल्यू रख दी गई, यही आंसर हो गया। देखिए बेटा 2024 सेट नंबर 5 एक अवकल समीकरण दिया, इसकी कोटि पूछी। कोटि मतलब आर्डर, ठीक। अब इसमें देखें आर्डर जब भी पढ़ना होता देख लें, इसमें एक डेरिवेटिव यहाँ लिखा, इसकी आर्डर 2 है, ठीक। सभी डेरिवेटिव की आर्डर पहले लिख लो रफ में। इस डेरिवेटिव की आर्डर 2 है, इस डेरिवेटिव की आर्डर 1 है, इस डेरिवेटिव की आर्डर 3 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? जब भी आपको आर्डर बताना तो जितने डेरिवेटिव हमारे समीकरण में आए हैं सबकी आर्डर लिखते चले जाएं। जो सबसे बड़ी आर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ 3 है, तो इसकी आर्डर हो गई 3। तो आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 3। अगर इसकी डिग्री पूछता तो डिग्री में देख रहे हो, डिग्री के लिए पहले आर्डर बताना पड़ता। आर्डर 3 है तो हम देख लेंगे d3y/dx3, ठीक। d3/dx3 आपको आए पढ़ेंगे बेटा, यहाँ d3y/dx3 नहीं पढ़ेंगे, d3/dx3 आपको आए। हम देख लेंगे कितने प्लेस पर, अगर ये एक से ज़्यादा प्लेस पर है तो सभी प्लेस पर इसकी पावर, होल पावर हम लिखते चले जाएंगे। जो मैक्सिमम पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी। तो d3/dx3 आपको आए तो इसमें केवल एक ही जगह लिखा है, और इसकी होल पावर देखें यहाँ 1 है। तो इसकी डिग्री अगर पूछी जाती तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? इसकी डिग्री आ गई 1, और आर्डर इसकी आ गई 3। ओके, डिग्री पढ़ने के लिए पहले हमको आर्डर पढ़ना पड़ता है। और ये दूसरा क्वेश्चन इसी सेट में आया था बेटा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको सीख चुके हैं। ये बेटा 2024 के सेट नंबर 6 का क्वेश्चन है। dy/dx आपको इतना दिया है, हल करने के लिए कहा गया। अब हल करने के लिए कहा गया, जानते हैं कि ये किसकी पहचान है? dy/dx बनाओ, कह रहा है हल करो, तो ये क्वेश्चन अवकल समीकरण का हो गया। अब हमको पहचानना है, सभी बच्चे जानते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है, पहचान सबको मालूम है कि ये लीनियर में जाएगा या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में जाएगा या होमोजीनियस में जाएगा। पहचाने सभी लोग? पहचान लिए होंगे। देखिए इस तरीके से लिखा है, dy/dx इक्वल टू, इस तरीके से लिखा है ना हमारा क्वेश्चन। देखते हैं ये dy/dx इक्वल टू, देखें इसके अंदर केवल x का फंक्शन, इसके अंदर केवल y का फंक्शन, अर्थात ये क्वेश्चन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का है। अब तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। x वाला जो फंक्शन है इस पूरे ब्रैकेट को dx के साथ ले जाएं, y वाले को dy के साथ ले जाएं, तो सीधे पहले तो कैंची गुणा कर दो, ठीक है। तिर्यक गुणा या वज्र गुणन विधि वाला हमने कर दिया, कि वज्र गुणन कर दिया यहाँ, वज्र गुणन विधि वाले को। तो इसमें 1 - y dy इक्वल टू 1 + x dx। dy के साथ केवल y के फंक्शन होने चाहिए, अपने आप हैं। dx के साथ x वाले फंक्शन होने चाहिए, बिल्कुल हैं। कुछ अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे दोनों तरफ समाकलन कर दिया, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब देखें बेटा इसमें डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन सभी लोग सीख चुके होंगे। चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो। इंटीग्रेशन में हमने बताया है कि अगर f(x + -gx) है, इंटीग्रेशन बना तो क्या होता है? इंटीग्रेशन f(x dx + इंटीग्रेशन gx), सभी पदों का अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पहला टर्म क्या है? 1, ठीक। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, देख रहे हैं, तो इसमें dy भी तो जाएगा, इंटीग्रेशन dy। इसके प्लेस पर मैंने डायरेक्ट y लिख दिया। दूसरे टर्म में लिखा हुआ है आपका इंटीग्रेशन के अंदर y dy, माइनस बाहर आ गया। इसमें x⁴n वाला फार्मूला लग गया, पावर में 1 जोड़ दिया तो y² 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और x dx का x² 2 हो गया, प्लस में यहाँ कांस्टेंट सी जोड़े हो, अपान में यहाँ 2 है। चाहो तो यहाँ आंसर लिख दो बेटा, गलत नहीं होगा, सही होगा। लेकिन और आसान बनाने के लिए मैंने सभी टर्म को 2 से गुणा कर दिया है। 2 से गुणा करोगे तो ये इतना आ गया। अब इसके प्लेस पर अकेला कांस्टेंट लिखो, क्योंकि यहाँ 2c लिखा है, 2 भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। इसके प्लेस पर हमें अकेला कांस्टेंट मैंने a लिख दिया है। बताना पड़ेगा कि a बराबर 2c, तो ये आंसर हो गया आपका। इसी सेट का अगला क्वेश्चन है बेटा, अवकल समीकरण sec² tan y dx प्लस sec² tan x dy इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले तो इसको पहचानना होगा कि ये किस टाइप का है। देखें यहाँ पर अवकल समीकरण का नाम दे दिया है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हम पहचानने जा रहे हैं।
किस तरह से लिखा बेटा, यहाँ dx लिखा, यहाँ dy, या यहाँ से मैच हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ फैक्टर्स करते चले गए सब, यहाँ जो फैक्टर आए ये फैक्टर या तो x का फंक्शन हो या y का, मतलब सीधे सीधे समझ लो, या तो सीधे इसके पूरे अंदर x दिखे या केवल y दिखे, दोनों ना दिखे बस, ठीक है। सभी ब्रैकेट जो भी, इस ब्रैकेट को चेक करो तो केवल x या y दिखना चाहिए, इस ब्रैकेट को चेक करो सिर्फ x या y दिखना चाहिए, इस ब्रैकेट को चेक करो सिर्फ x या y दिखना चाहिए, इस ब्रैकेट को चेक करो सिर्फ x या y चेक दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ dx से पहले एक फैक्टर तो ये हो गया, यहाँ बीच में गुणा लगा ना, दूसरा फैक्टर ये हो गया आपका। इसी तरह से ये dy के पहले एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये हो गया, क्योंकि यहाँ गुणा है। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपको केवल क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, इसके अंदर केवल क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, इसके अंदर केवल y और इसके अंदर केवल x, अर्थात इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। अब इसको पहले तो हमने पक्षांतर कर लिया, अब यहाँ dx लिखा है तो इसके साथ केवल x के फंक्शन वाले फैक्टर होंगे, मतलब वो फैक्टर होंगे जहाँ x है, y वालों को दूसरी तरफ भेज दो। देखो यहाँ ये तो इसमें तो x है, इसमें y है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, ये यहाँ अंश में है तो दूसरी तरफ जाएगा, हर में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ dy बना है बेटा, तो dy के साथ केवल y के फंक्शन वाले फैक्टर आएंगे, तो इसमें तो x बना हुआ है, ये तो इधर नहीं रहेगा, इसमें y है तो इधर रहेगा dy के साथ, ये यहाँ नहीं रहने पाएगा, ये यहाँ अंश में रखा है दूसरी तरफ जाएगा, हर में हो गया। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करना है, तो देखोगे ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। यहाँ dx के साथ पूरा का जितना अभी लिखा हुआ है सब x का फंक्शन है, dy के साथ जितना भी लिखा है सब y का फंक्शन है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आ गया, और ट्रिग्नोमेट्री मेरे पास केवल 10 फार्मूले बेटा, या तो इतना हो साइन कॉस सेक स्क्वायर, ये कॉसेक स्क्वायर सेक इंटू टेन, कॉसेक इंटू कॉट टेन, कॉट सेक कॉसेक, सिर्फ इतना है तभी आप डायरेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन कर पाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास जो टेक्निक्स हैं, यहाँ देखोगे डायरेक्ट फार्मूला तो लग नहीं रहा, ट्रिग्नोमेट्री था उसमें पहचान लिया। अब यहाँ अरेंज माइनस जो प्रतिस्थापन एक साथ देखा जाता है बेटा, कभी हम पहले प्रतिस्थापन देख लेते हैं, कभी पहले अरेंज माइनस देख लेते हैं, जो आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ चूंकि अंश बटे हर में लिखा है ना, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ हमारा कोई ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है अंश बटे हर में लिखा है, ठीक। और यहाँ मैंने प्रतिस्थापन में लिखा है कि अगर अंश बटे हर में आ जाए तो हम देख ले कहीं इसका अवकलन पूरे के यहाँ दिया तो नहीं गया है, चलो चेक कर लिया जाए। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ tan x लिखा है, tan x का अवकलन तो सेक स्क्वायर होता है, मतलब ये वाली कंसेप्ट, प्रतिस्थापन वाली कंसेप्ट हमें मैच हो गई। जब यहाँ से नहीं होगा तो ये हम अटैम्प्ट करते हैं, इसकी जो टेक्निक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो चेक करोगे, यहाँ से भी नहीं है तो फिर हम बाई पार्ट्स चेक करेंगे, ठीक है। इन्हीं में पर हमारा क्वेश्चन घूमता रहता है। तो इसका अवकलन ऊपर मिल चुका है, इसी तरह से इसका अवकलन tan y का सेक स्क्वायर y होता है, यहाँ मिल चुका है। तो इसमें हमें मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, यहाँ मैंने लिखा है, देखें, माना tan x बराबर t, ठीक। तो सेक स्क्वायर x dx बराबर dt आ गया। इसी तरह से इसको यहाँ tan y को हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो tan y को हमने क्या मान लिया, z, तो सेक स्क्वायर y dy बराबर dz। ये नहीं कि यहाँ tan x को t माने हो तो ये भी t चलेगा, दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। अब वैल्यू रख दिया गया, हमको इसको अप्लाई करना और ये इधर अप्लाई होगा, और ये दोनों इधर अप्लाई होंगे। तो tan x के प्लेस पर आपने क्या बनाया, t, और सेक स्क्वायर x dx के प्लेस पर dt बन गया। इसी तरह से यहाँ tan y के प्लेस पर z और सेक स्क्वायर y dy के प्लेस पर dz बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है ना, अलजेब्रा में इस तरह का फार्मूला पढ़े हैं, सीधा फार्मूला लग गया। देखें यहाँ लॉग है और यहाँ लॉग को इकट्ठा कर लें बेटा, और लॉग जब भी इकट्ठा होगा तो हमें कोशिश करना है log m प्लस log n या log m माइनस log n टाइप में बन जाए। मतलब अगर log के पहले कोई नंबर इंटू में है, मान लो b log a टाइप का है, तो इसको हम क्या लिख लिया करेंगे, log a होल पावर b लिख लिया करेंगे। फिलहाल ऐसा नहीं है यहाँ, इसी तरह भेज लें, log m प्लस log n टाइप का आ गया तो log m इंटू n हो गया। अब मॉड्यूलस a इंटू मॉड्यूलस b को हम क्या लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ a इंटू b। तो देखें मॉड्यूलस बाहर चला गया। अब t और z की ये वैल्यू रख दें, t के प्लेस पर tan x और z के प्लेस पर tan y। और देख रहे हैं कि यहाँ इधर लॉग लिखा है पूरे में, यहाँ कांस्टेंट है, इसको भी लॉग से रिप्लेस कर लो, इसको भी लॉग से रिप्लेस कर सकते हो। तो c बराबर क्या आ गया, लॉग है। केवल लॉग के केस में करना होता है बेटा, और tan इनवर्स के केस में। इधर लॉग लिखा है पूरे में और यहाँ अकेला कांस्टेंट था, तो इसको लॉग से रिप्लेस कर दो। तो इससे फ़ायदा होगा, हमारी कंसेप्ट लग जाएगी कि लॉग m बराबर लॉग n अगर है तो m बराबर क्या आता है, n। तो m बराबर n वाली कंसेप्ट लग गई। अब t और z की यहाँ वैल्यू रख दें, आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक एंड शेयर कर दें। ये जितने भी फार्मूले यहाँ पर आपको लिखाए गए हैं, इनकी मैं लर्न करने की ट्रिक्स भेज दूंगा, शार्ट बना के ट्रिक्स भेज देंगे, आपको रटना बड़ा आसान हो जाएगा। फार्मूले की दिक्कत नहीं, जितने भी बड़े फार्मूले उनकी ट्रिक्स हैं।